Hello everyone, welcome to our channel. So today's our topic is matrix and determinants. और जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि 2018 में इससे 3 क्वेश्चन आए थे एंड 14 में 5 क्वेश्चन आए थे. बट ये जो 3 एंड 5 क्वेश्चन हैं ये केवल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के ही नहीं हैं, इसमें ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक भी इंक्लूड हैं, जैसे कि आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, LILD वेक्टर्स, रैंक ऑफ मैट्रिक और भी जो भी टॉपिक्स हैं जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं, तो हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट टॉपिक में ही ग्रेजुएशन लेवल को कवर करेंगे. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम. कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक बता रखा है मैट्रिक्स यानी टाइप ऑफ द मैट्रिक्स का. इनको अपन फटाफट देखते हैं कि क्या क्या मैट्रिक्स होती हैं और इनकी डेफिनेशन क्या हैं. इस नंबर 1 है रो मैट्रिक्स. क्या होती है? ओनली वन रो एंड नंबर ऑफ कॉलम. एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगी और कई सारे कॉलम्स होंगे, वो होगी रो मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिख रखा, इसमें केवल एक रो है बट कॉलम्स कितने हैं? n. फिर कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो और कई सारी रोज हो, ऐसी मैट्रिक होती है कॉलम मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x1 की मैंने एक मैट्रिक लिखी हुई है. फिर है नंबर 3 जीरो मैट्रिक. जीरो मैट्रिक मीन्स इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक इज जीरो देन इट बिकम जीरो मैट्रिक. ये यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो जीरो मैट्रिक्स के हैं. जीरो मैट्रिक्स को ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक हो, नॉन स्क्वायर मैट्रिक भी एक जीरो मैट्रिक हो सकती है. फिर नंबर 4 में लिखा मैंने स्क्वायर मैट्रिक. एक ऐसे मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक. फिर डायगोनल मैट्रिक. तो डायगोनल मैट्रिक एक ऐसी मैट्रिक होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो. प्रिंसिपल डायगोनल मीन्स यहाँ पर ये जो मैंने मार्क कर रखा है 1 2, यहाँ पर 1 5 9, ये प्रिंसिपल डायगोनल है. तो एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. अब फिर मैंने एक रिजल्ट मेंशन कर रखा है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n. n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक. ठीक है ना. तो अगर आपसे किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में पूछा जाएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो वो n स्क्वायर माइनस n के इक्वल होंगे. नेक्स्ट देखते हैं हम स्केलर मैट्रिक. स्केलर मैट्रिक और डायगोनल में क्या डिफरेंस होगा? केवल एक ही डिफरेंस होगा कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए. डायगोनल मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, बट स्केलर मैट्रिक्स में सारे के सारे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए. देन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक. और बस यहाँ मेंशन कर रखा है कि k जीरो नहीं होना चाहिए. इफ़ k इक्वल टू जीरो देन इट कन्वर्ट इन जीरो मैट्रिक. एंड नंबर 7 आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक. अब एक स्केलर मैट्रिक ही आइडेंटिटी मैट्रिक होती है कब? जब ये जो स्केलर है वो 1 के इक्वल हो जाए. तो यहाँ पर्टिकुलर केस है कि इफ़ k इक्वल टू 1 देन अ स्केलर मैट्रिक इज कन्वर्ट इन आइडेंटिटी मैट्रिक. सो अब ये मैंने यहाँ पे तीनों पे इम्पोर्टेंट को मार्क किया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नंबर 1 स्केलर प्लस डायगोनल बोथ, ओनली स्केलर, ओनली डायगोनल, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज. तो फिर हमें ये पता हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, साथ के साथ एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है. सिमिलरली एक स्केलर मैट्रिक जो है वो केवल डायगोनल मैट्रिक्स होती है बट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होती है. तो इस तरीके से यहाँ पे ये 5 6 और 7 पे क्वेश्चन बन सकता है. फिर उसके बाद 8 और 9 में है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक. तो अपर एंड लोअर में क्या होगा कि अगर अपर लिखा है दैट मीन प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे. और इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. अ स्क्वायर मैट्रिक इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक इफ़ ऑल aij इक्वल टू जीरो वेयर i इज ग्रेटर देन j. अगर जिन aij के लिए i j से बड़ा होगा वो सारे के सारे क्या होंगे? तो उस केस में हमें केवल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स ही जीरो मिलेंगे. और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं. तो ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन होगी कि aij इक्वल टू जीरो कब होंगे? फॉर ऑल j ग्रेटर देन i. अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक. कि ट्रांसपोज मैट्रिक होती क्या है? एक ऐसे मैट्रिक विच कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम.
ठीक है ना। अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, मीन्स रो को तो कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर हमें जो न्यू मैट्रिक मिलती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक। एंड इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय दिस सिंबल या फिर दिस सिंबल ए टी या फिर ए डैश, ये दोनों सिंबल यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक के होते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके लिए ए ओ बी यहाँ पे दो सेम ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स हैं और के कोई स्केलर है, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं हम, तो वापस से हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। फिर नंबर 2 है कि 2 मैट्रिक्स को प्लस करें या फिर 2 मैट्रिक्स को माइनस करके उसको ट्रांसपोज लें, तो फिर वो उन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के सम या डिफरेंस के इक्वल होती है। नंबर 3 है कि किसी मैट्रिक्स को यदि हम स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें, तो फिर के जो स्केलर है वो तो बाहर आ जाएगा, उस मैट्रिक्स के ए का आप ट्रांसपोज ले लीजिए, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे हमेशा। फिर नंबर 4 है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो जब हम यहाँ पे ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये बोलता है कि आप बी का ट्रांसपोज लेके ए का ट्रांसपोज लेके उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे, और इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोज मैट्रिक। तो ये एक सिंपल बेसिक था यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक का। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप यहाँ से इसको याद रख लेना। नेक्स्ट फिर से एक छोटा सा टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, कि ट्रेस क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का। उसके लिए हमने फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर की, तो फिर यहाँ पर लिखा है कि सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो बस ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है यही डेफिनेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स के सभी डायगोनल्स एलिमेंट का जो सम होता है वही होता है हमारे पास ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल टी आर और फिर ब्रैकेट में ए। दैट मीन ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट एंड इट इज़ इक्वल टू दिस वन। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने कंसिडर कर रखा है कि 3x3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका हमसे बोला गया ट्रेस फाइंड करें। दैट मीन हमें इसके डायगोनल के जो एलिमेंट है 2, 3 एंड 4 इसको सम कर देना है, तो हमें ट्रेस मिल जाएगा। फिर ट्रेस की फिर से प्रॉपर्टीज़ कि अगर 2 मैट्रिक्स को प्लस करके उसका ट्रेस निकालते हैं, तो प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रेस फाइंड करके उसको सम कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। अगर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रेस चाहिए, तो फिर वो जो ट्रेस होगा वो बी ए के ट्रेस के इक्वल होगा, तो ए बी और बी ए का जो ट्रेस होगा वो हमेशा बराबर होगा। अब किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस निकालना चाहें अपन, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि आप स्केलर को तो बाहर निकाल दें और फिर मैट्रिक्स ए का ट्रेस ले लीजिए, उसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर आएंगे। फिर ए ट्रांसपोज का ट्रेस और मैट्रिक्स ए का ट्रेस दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी ट्रेस की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स की मैट्रिसेज हैं हमारे पास, जिसमें से नंबर 1 है निलपोटेंट मैट्रिक्स। कि एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख रखी है कि इफ़ ए पावर के इक्वल टू 0, यानी किसी भी मैट्रिक्स की पावर आप अगर कोई नेचुरल नंबर लगाते हैं और वो 0 मिल जाती है, देन वी कैन से दैट दिस ए इज ए निलपोटेंट मैट्रिक्स एंड दिस पावर के इज़ नोन एज इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपको गिवन है कि इट इज़ अ निलपोटेंट, देन फाइंड द इंडेक्स ऑफ ए। अब अगर इंडेक्स फाइंड करनी है, दैट मीन्स आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते जाइए जब तक कि आपको 0 मैट्रिक्स नहीं मिल जाती। तो ए को हमने पहले ए से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे हम ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए पावर 2 निकालेंगे, तो फिर हमें यहाँ पे 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स की जो इंडेक्स होगी वो क्या होगी, 2 होगी, और ये एक यहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स है। फिर नंबर 2 आती है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स मीन्स इफ़ ए पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए आ जाए, यानी किसी मैट्रिक्स की पावर आप के प्लस 1 लगाते हैं और वापस से आपको मैट्रिक्स ए मिल जाती है, देन वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स ए इज़ पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड दिस के इज़ नोन एज पीरियड ऑफ अ मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स जिसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए स्क्वायर फाइंड करते हैं और वापस से आपको सेम मैट्रिक्स से मिल जाती है, तो फिर हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने ऊपर नोट लगा के लिख रखा है पीरियोडिक मैट्रिक्स में कि अगर
के की वैल्यू 1 हो जाए, यानी किसी मैट्रिक्स का पीरियड 1 है तो फिर वो क्या बन जाएगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो एवरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स आर द पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड इट्स पीरियड इज़ 1। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये नोट लगा के लिख रखा है। फिर नंबर 4 है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स होगी कि अगर मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं और यदि वो आई के बराबर यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो फिर हम बोलते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स क्या होगी, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होगी। अगर ए स्क्वायर ए मिलता है तो आइडम्पोटेंट, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई मिलता है तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो याद रख सकते हैं आप ये सारी डेफिनेशंस। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना सिमेट्रिक मैट्रिसेज। अब नंबर 5 है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब होगी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक? इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और यदि वो वापस से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, देन वी कैन से दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर मैंने प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, या फिर ए ट्रांसपोज ए, या फिर ए ट्रांसपोज, या फिर ए बी प्लस बी ए। ये जो इस टाइप के मैट्रिक्स होंगे वो हमेशा क्या होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिसेज होंगी। अब इन सब को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे इनको प्रूफ करके बता रखा है। अगर आपको ऑप्शन में कोई भी मैट्रिक दे दे जिसको आपसे पूछा जाए कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बस आप डेफिनेशन क्लियर रखें कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लगा दें, यदि वही मैट्रिक आ जाती है तो वो क्या होगी, सिमेट्रिक। अब सपोज आपसे ये पूछा गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम क्या करें कि उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लगा दें और फिर उसको सॉल्व करके देख लें कि वो किसके इक्वल आ रहा है। यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लगाया, फिर प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी मैंने अभी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है तो वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल। 2 बार ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो वापस से मैट्रिक आ जाता है। दोनों के बीच में प्लस है तो आप इनको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, सो दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली आप चेक कर सकते हो ए ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज, वही आप ए बी का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर से आप प्रॉपर्टी लगा देंगे और 2 बार ट्रांसपोज है तो वापस से मैट्रिक है, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए एंड इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया, सो दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक। फिर हमें ए बी प्लस बी ए चेक करना है, तो जिसको भी चेक करना है उसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दीजिए, फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से मैंने इसको बी ए और ए बी लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे गिवन होगा आपको कि ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तभी मैंने बी ट्रांसपोज को बी लिखा है और ए ट्रांसपोज को ए लिखा है। तो यहाँ पे गिवन होगी प्रॉपर्टी की ए और बी किस टाइप की मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसे ही अपन नंबर 6 देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। कौन सी मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक होती है? तो उसमें 2 कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड होती है। नंबर 1 कि ए का ट्रांसपोज लगाने पर तो आपको माइनस ए मिल जाए, यानी नेगेटिव साइन आ जाए कॉमन। और नंबर 2 ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एंड नंबर 2 ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लिख के बता दूँ, तो ये होगा 0, ये होगा ए बी, फिर यहाँ पे अगर ए है तो ये होगा माइनस ए, ये माइनस बी, फिर डायगोनल एलिमेंट 0, फिर यहाँ पे होगा सी, तो ये होगा माइनस सी और ये 0। इस टाइप की ये जो मैट्रिक मैंने यहाँ पे लिखे जिसके डायगोनल एलिमेंट तो 0 हैं और एक साइड के एलिमेंट और उसका अपोजिट साइड, यहाँ पे जो अपोजिट साइड के एलिमेंट होंगे उनके साइन बिल्कुल रिवर्स होंगे। तो आप ऑप्शन से भी देख के पता कर सकते हैं कि कौन से इसको सिमेट्रिक है कौन से नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन तो यही है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। क्लियर? अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया कि ए माइनस ए टी इज ऑलवेज इसको सिमेट्रिक। फिर अगर आपको नहीं याद रहे, भूल जाए, तो आप इसको प्रूफ करके देख लीजिए कि इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए इस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए माइनस वाली, दोनों पे अलग अलग ट्रांसपोज लगा देंगे, फिर वापस से इसको ए लिख देंगे। अब इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस मैट्रिक, दैट मीन दिस मैट्रिक इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। फिर ए बी माइनस बी ए को चेक करना, तो अपन ने ए बी माइनस बी ए को चेक किया।
अब जैसे हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ डिपेंड करता है कि ए और बी के लिए क्या गिवन है। सपोज़ मैंने यहाँ पे दोनों को स्क्यू सिमेट्रिक कंसिडर किया, जो कि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन करके लिख दी कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक देन द ट्रांसपोज ऑफ बोथ मैट्रिक्स इक्वल टू -a -b। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की वैल्यूज़ लिख दी। वैल्यूज़ लिखने के बाद वो इस फॉर्म में आ गया, बट हम तो कहते हैं ए बी - बी है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा -ab - ba। सो दैट मीन्स ए बी - ba इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो इस तरीके से आप इसके अलावा अगर कोई और भी मैट्रिक्स आपको देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बस 2 डेफिनेशन आप याद रखना, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, और उसके अकॉर्डिंग आप किसी को भी डिराइव करके चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब ये यहाँ पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक, तो सबसे पहले तो आपको नोट करने वाली बात है कि मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक। एवरी स्क्वायर मैट्रिक कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एट द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। कोई सी भी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक आप ले लीजिए, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था कि a + 80 तो सिमेट्रिक मैट्रिक होता था एंड a - 80 क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अब उसमें अगर आप अपॉन 2 कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो वो a के बराबर ही मिलेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है वो सारी की सारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल होता है। तो इसको याद रखना रिजल्ट को। फिर नंबर 2 है कि जीरो मैट्रिक्स बोलें या नल मैट्रिक्स बोलें, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही होती हैं। तो केवल एक ही मैट्रिक ऐसी है ये वाली जो दोनों ही होती है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये ना। फिर नंबर 7 हमारी मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, नहीं ना। अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ए और बी 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है तो उनका प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होता है। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होता है। अगर ए यहाँ पर ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स भी हमेशा ऑर्थोगोनल होता है। अब किस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इन प्रॉपर्टीज़ पे, उस पर मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है कि कोई भी एक मैट्रिक्स आपको दे दी, वो पूछा जाए कि मैट्रिक्स किस टाइप की है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, आइडेंटिटी या ऑर्थोगोनल। तो उस केस के लिए आपको यहाँ पर डेफिनेशंस पता होनी चाहिए इन सब की, जो भी ऑप्शंस में गिवन होगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है उसको हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी वो मैट्रिक्स हो सकती है। अब नंबर 1 सिमेट्रिक दे रखा है तो सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ये रो बनेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -sin अल्फा। सो दैट मीन्स ये तो ए के बराबर नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया, ए ऑप्शन। फिर बी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे cos अल्फ़ा है तो ये बी ऑप्शन भी आप बोल देंगे गलत है। सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी में हमें पता है कि डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट 0, तो आइडेंटिटी भी नहीं है। तो बचा गया ऑप्शन ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आप चाहें तो उसको चेक करके देख लीजिए कि ए और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाना चाहिए, वो हमें मिल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडजेंट मैट्रिक्स। इसके लिए हमने 2 मैट्रिक्स कंसिडर की, ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। देन अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की, क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं 1 बाय 1। नंबर 1 है कि एडजेंट ऑफ ए को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें आंसर मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें, राइट से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सपोज़ मैंने यहाँ पे कंसिडर किया कि जो ए है हमारे वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो फिर हमें उस मैट्रिक्स को अगर उसके एडजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें आंसर ये मिलेगा कि इसका जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होंगे और बाकी सारे 0 एलिमेंट होंगे। अब इस पे बेस्ट कैसे क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है एक क्वेश्चन कि ए आपको गिवन है ऐसे कुछ कि डायगोनल के एलिमेंट ए हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड
डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा? 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट ऑफ ए की डिटर्मिनेंट पता होनी चाहिए, जो कि मैंने सेकंड में लिख रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1। अब जब इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n का मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू 3। इस ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो आएगा a क्यूब की पावर 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? a की पावर 9, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो यहाँ पे करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर दी। और इन पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने कम से कम नहीं तो 60 या 70 क्वेश्चन के PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए, और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप किसी को भी प्रैक्टिस करनी है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट टॉपिक की, तो आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड करना और क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अपन। ये हो गई नंबर 2। अब नंबर 3 है कि अगर ए और बी के मल्टीप्लिकेशन के एडजॉइंट निकालते हैं तो आंसर रहेगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट निकालना है तो क्या करें आप, जब मैट्रिक्स ए है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n-2 से, वो आपको मैट्रिक्स का 2 बार एडजॉइंट मिल जाएगा। अब अगर इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, कौन से मैट्रिक्स का, कि 2 बार एडजॉइंट लेने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है उसका अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो फिर उसका आंसर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है कि एडजॉइंट आपने अप्लाई कर दिया किसी मैट्रिक्स पे k टाइम्स, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर k-1 की होल पावर k। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं आप कि अगर किसी मैट्रिक्स पे एक बार एडजॉइंट लगाया तो एक बार पावर आएगी n-1, फिर आपने मैट्रिक्स पे 2 बार एडजॉइंट अप्लाई किया तो पावर आ जाएगी n-1 का होल स्क्वायर। ऐसे इस पे आपने k टाइम्स एडजॉइंट अप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर आ जाएगी n-1 की पावर k। तो n-1 की पावर बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू एडजॉइंट। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं। अब जिन पे मैंने राइट के निशान लगा रखे हैं 4 प्रॉपर्टीज़ पे, यही आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आते हैं तो। अब नंबर 6 प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज। एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m, तो ये जो पावर m है वो बाहर आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m के बराबर हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ k यानी अगर a कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसका एडजॉइंट निकालना है, तो k जब बाहर आएगा तो k की पावर n-1 बन के बाहर आएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनी मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन एडजॉइंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिंगुलर। अब एक एग्जांपल वापस देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। गिवन है कि फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स ए इफ़ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको ये गिवन है। ये किसके इक्वल होता है? अभी हमने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल, ठीक है ना। सो इसका मीनिंग है कि ये जो डायगोनल में लिखा होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा होगा। देन आपसे यही पूछा गया कि डेट ऑफ ए किसके इक्वल होगा। तो अगर प्रॉपर्टी पता है तो बस आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, आप डायरेक्ट इस पर टिक लगाएंगे कि आंसर 10 होगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं, इक्वेशन गिवन होंगी जिसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद वो मैट्रिक्स इस तरीके से हमें मिलेगी A11 A12 A1n। ये तो पहली रो होगी। ऐसे सेकंड रो अप टू n रो था आप लिख देंगे यहाँ पे, जितने भी n रोज होंगी, और फिर जो अननोन्स होंगे उसको आप कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे, और फिर जो इक्वल टू में आपको कोफिशिएंट गिवन होंगे उनको आप अगेन एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे, जिसको आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं AX इक्वल टू B। इसका मीनिंग क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर दीज 3, कि इस तरीके से आपको 3 इक्वेशंस गिवन होंगी
और फिर आपको बोला जाएगा कि इनका सॉल्यूशन फाइंड करें। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो तो मैं अभी बताती हूँ, बट पहले सिस्टम को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख रखी थी जनरल फॉर्म। ये जो यहाँ पे पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट है 2, 3 एंड 5, इसको तो आप पहली रो में लिख दीजिए। फिर इसके कोफिशिएंट है 1, 1, 1, इसको सेकंड रो में। ऐसे यहाँ पे 2 y कोफिशिएंट नहीं है तो 0 एंड z 1, तो 1, 0, 1। फिर जो अननोन से x, y, z, इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिख दीजिए। और ये जो यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट है 2, 1, 0, वो यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में लिख दीजिए, जिसको आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे। इसको तो बोल देंगे आप ए मैट्रिक्स, ये हो जाएगी यहाँ पे अननोन्स मैट्रिक्स यानी एक्स, और ये हो जाएगी यहाँ बी। तो आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू बी। क्लियर? अब अगर हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है ए एक्स इक्वल टू बी, तो फिर ये जो सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला नॉन होमोजीनियस और दूसरा होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है इस बी पर केवल। अगर ये जो बी है वो जीरो के इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जीरो के इक्वल नहीं था, सो दैट मीन्स दिस सिस्टम इज़ नॉन होमोजीनियस सिस्टम। एंड इफ़ दिस बी इज़ कम्प्लीटली जीरो, अगर यहाँ पे मैं सारे के सारे कोफिशिएंट को क्या कर दूँ, जीरो कर दूँ, सपोज कि ऑल कोफिशिएंट आर जीरो, यानी ये जो इक्वेशन है यहाँ पर भी हम कर देते हैं ये भी तीनों जीरो के इक्वल है। सो फिर आप बोलेंगे कि ये सिस्टम क्या बन जाएगा, ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो दिस सिस्टम इज़ नॉन एज होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस क्या है, पहले तो आपको टर्म पता होनी चाहिए, वो अब हमारे क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि इफ़ सिस्टम इज़ नॉन होमोजीनियस नंबर 1, देन तो उसमें जो ए मैट्रिक्स मिलेगी उसकी डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। इफ़ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो देन वी कैन से द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट इस शब्द का मीनिंग होता है कि सिस्टम का सॉल्यूशन होगा या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनेटली मैनी होगा। तो उस केस में आप सिस्टम को बोलते हैं कि सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि इफ़ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो देन हैड यूनिक सॉल्यूशन। अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, वो इसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी के इक्वल। नाउ नंबर 2, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर दो केस बनते हैं। तो उस केस में फिर आपको ये चेक करना होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। इफ़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट जीरो देन वी कैन से सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स हैव नो सॉल्यूशन। और अगर डिटर्मिनेंट भी जीरो आ जाता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो आ जाता है तो फिर हम बोलेंगे सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड हैज़ इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं इस पर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन तो कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है आपको डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए, जिसमें ये जो मैंने यहाँ पर थ्योरी लिख रखी है वो डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए। इफ सिस्टम इस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे देंगे एंड ए बी सी डी 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उसके लिए फिर आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में केवल दो ही केस बनेंगे, या तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो या डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे इक्वल टू जीरो है। क्यों था? क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास इस टाइप का था, तो उसमें बी तो वैसे जीरो होता है। तो केवल अब इस ए के डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है या तो ये जीरो होगा या नहीं होगा। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो देन वी कैन से सिस्टम हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड इट इज़ इक्वल टू जीरो। एंड इफ़ डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो तो फिर हम बोलेंगे सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड दीज ऑल सॉल्यूशन आर इनफाइनेटली मेनी। तो इस केस में फिर आपके होमोजीनियस सिस्टम के इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कब जो डिटर्मिनेंट जीरो है और नहीं है तब केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, जिसमें थ्योरी आपको याद रखनी होगी। अब इसके जो बचे हुए टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, LILD वेक्टर्स, और भी जो भी टॉपिक्स है मैट्रिक्स है, और फिर साथ में डिटर्मिनेंट,
वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, और मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको शाम को अपलोड करूँ आज। और ये जितने भी मैंने अभी थ्योरी करवाई है आज, उससे रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो अगेन मैं बता रही हूँ कि मैंने सारे क्वेश्चंस PDF बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। आप चाहें सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके PDF को डाउनलोड करें और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 60 से 70 क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेट। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।